हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो है हमारी जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी निकली है 2026 की, जिसकी नोटिफिकेशन आ गई है। इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले शायद जनवरी के फर्स्ट में एक वीडियो बनाई थी कि इसका जो शेड्यूल आया है उसके हिसाब से थोड़ा डिले हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि डिले पक्का से पक्का होएगा। तो उसमें बताया गया था कि सेकेंड वीक में जो है जनवरी की सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आनी है और रजिस्ट्रेशन शुरू होना है। बट जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे भी 28 जनवरी को तो नोटिफिकेशन ही जारी हुई है ना। तो ये जनवरी के एंड में मैंने बोला था कि जनवरी के एंड से शुरू होएगा शायद, तो वही हुआ। जनवरी के एंड से शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन जो है जारी हो गई है। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या कुछ बताया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर पहली बात तो आपको ध्यान देने की ये है कि इस पे एक साइट दी गई है। इस साइट पे जाके आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने। ठीक है, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 31 तारीख को बोला गया था कि शुरू होगा, और मैंने जाके चेक भी किया, खुद से एक रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा, तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप जाके चेक कर सकते हैं इस साइट पे जाके। सिर्फ उस पर आपका डिटेल मांगता है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर फादर का नाम, कौन सी कैटेगरी है, मेल फीमेल है, ये जानकारी मांगता है, और इतना ही सही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये तो आप खुद से कर सकते हैं जाके। सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद बोला गया कि 2 फरवरी से शेड्यूल देखिए यहाँ पे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मैंने बताया 31 जनवरी से शुरू हो गया है, और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो ये तो शायद मेरे को लग रहा है कि टू द पॉइंट चल रहा है। आज मैंने करके देखा तो हो गया। आप भी जाके कर लीजिए जो जिसने भी अप्लाई करना है, और 2 तारीख से फिर आप इसका बाकी आगे का एप्लीकेशन शुरू कर पाएंगे, प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। ठीक है, ये तो था शेड्यूल। फिर उसको अगर आपकी कुछ गलती वगैरह हो जाती है तो करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा 18 से 19 फरवरी का। ठीक है, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि करेक्शन का चांस ना ही लें। आप अच्छे से देखभाल करके पूरा टाइम लेके अपना फॉर्म फिल करें, है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो एक बार आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन करने का। उसके बाद क्या बोला गया है कि सर्विस एंड कंडीशन, प्रोफाइल एंड रेजिडेंट अकोमोडेशन, ये बताया गया कि क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी है इससे, और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, और आपको रेजिडेंस कहाँ रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं एक सिंपल भाषा में, ताकि आप समझ पाओ। ये ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा जीडीएस होता है उसकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 साल की होती है। और जो जीडीएस हमारे काम करते हैं ये मुख्य रूप से मेनली तो गांव के इलाके में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसके अंदर जीडीएस होते हैं। ठीक है, तो जीडीएस का काम क्या होता है, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की तरह का भी काम कर सकते हैं आप। अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर का फॉर्म भरें और उसमें आप निकल जाएं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर बन सकते हैं। इसमें आप जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा, एक गांव का जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका आप हेड बन जाएंगे। सारी आपने देखना है, उसके सारी ट्रांजेक्शन आपने करनी है। उसमें डाक आ रही है, जा रही है, कितना पैसा आ रहा है, कौन आपका वर्कर टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपके नीचे शायद कम से कम 2 या 1 तो जीडीएस होता ही है। उसके ऊपर आपने देखना है कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, डाक बांट रहा है या नहीं बांट रहा है, डाक ला रहा है या नहीं ला रहा है। ये सारे उसके काम होते हैं। बाकी आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं। और जो रेजिडेंस होता है वो विद इन 8 किलोमीटर आपको रखना पड़ता है जहाँ भी आपकी पोस्टिंग आती है। और जो जीडीएस जो डाक बांटता है उसके लिए बोला गया है कि अपनी बीट के एरिया के अंदर आप कहीं भी रूम रख सकते हैं अपना रेजिडेंस। और ये आपको ज्वाइनिंग से 1 महीने पहले अरेंज करना पड़ता है रूल के हिसाब से तो। बट प्रैक्टिकली तो यही चलता है कि ज्वाइनिंग के बाद ही सभी अरेंज करते हैं अपना रूम, है ना। इसमें देखिए यहाँ रेजिडेंस एंड अकोमोडेशन में बताया गया होगा कि सिलेक्टेड विल बी प्रोवाइड आफ्टर सिलेक्शन बिफोर एंगेजमेंट। सिलेक्शन के बाद और बिफोर एंगेजमेंट देखिए दिखा रखा है कि सिलेक्शन के बाद आपने वहाँ पे अपना रेजिडेंस लेना है, और बिफोर एंगेजमेंट
मान लो आपने ज्वाइन करने से पहले ही आपको वहाँ पे रूम होना चाहिए, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली इसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। फिर है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो गांव मैंने बोला था एक ब्रांच पोस्ट मास्टर हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, उसके नीचे का जो जीडीएस होता है उसको बोलते हैं एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसका काम क्या होता है, इसके मेनली दो काम होते हैं। एक तो अगर वहाँ से आप बाय फुट या किसी को लगा रखा है जो डाक आपके हेड पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस से आप तक छोड़ता है या लाता है, तो वो काम भी हो सकता है। दूसरा काम होता है डाक बांटने का, आपके बीट के अंदर गांव जो जितने गांव 1 2 3 हो सकते हैं आपके अंडर आते हो, तो उन सब में डाक बांटने का काम भी एबीपीएम करता है। बाकी रेजिडेंस की इसके अंदर भी वही है, मैंने बताया था कि डिलीवरी जुरिडिक्शन के अंदर आपको अपना रेजिडेंस या रूम रखना पड़ता है, ठीक है। और मेनली अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बोला जाता है कि एक 4 घंटे या 5 घंटे की नौकरी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ देखो एक लाइन सभी में लिखी होती है, एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपरवाइजर लाइक एमओ आईपीओ एसपीओएस एसएसपीओ। मान लो कोई भी काम आपसे करवा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि क्या क्या काम आपसे करवा सकते हैं क्या नहीं करवा सकते हैं ना, ये पहले ही इसमें बताया जाता है आपको। तो ये ध्यान रखें कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे का ही काम करना है, कहीं कहीं तो सारा दिन भी काम करना पड़ जाता है, 8 घंटे से 12 घंटे की भी ड्यूटी देनी पड़ जाती है किसी किसी को तो। उसके बाद है डाक सेवक। जो मैंने बताया गांव के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके अंदर जो काम करते हैं उनको एबीपीएम या बीपीएम बोला जाता है। बट जो गांव के पोस्ट ऑफिस से ऊपर के पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके अंदर जो भी जीडीएस काम करते हैं उनको डाक सेवक बोला जाता है, ठीक है जी। इनका भी काम वही होता है, डाक लाने ले जाने या फिर डाक बांटने का। अब मैं बोल रहा हूँ आपको यही काम होता है डाक लाने ले जाने का या बांटने का, है ना। बट इसमें भी सब में देखोगे आप, जहाँ भी देखोगे ना वहाँ लिखा होता है अलग से कि ये देखिए ये लिखा होता है कि कोई भी काम आपको ये करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ से वहाँ डाक छोड़नी है, उसके साथ और भी काम आपको दिए जा सकते हैं। जैसे टारगेट है, खाते खोलने का टारगेट मिलता है, इंश्योरेंस इकट्ठा करने का टारगेट मिलता है, इस तरीके की चीज़ें। इसमें जो आपकी सैलरी होती है उसको टीआरसीए बोला जाता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। इसमें इंक्रीमेंट मिलता है आपको, एनुअल इंक्रीमेंट 3% का, और आपका जो डीए सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है वो तो बढ़ता ही रहता है ना। अगर आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बीपीएम और एबीपीएम दोनों की सैलरी स्लिप भी आपको दिखा दूंगा। ये लगभग मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम है, इसको मत सोचें कि आपको इतना ही मिलेगा, 29,000 मिलेगी या 12,000 मिलेगी। 12,000 मिनिमम है, इस पे फिर कुछ आपको क्या बोलते हैं उसको, एचआरए भी मिलेगा। एचआरए शायद से इसमें नहीं मिलता है, आपको मिलेगा डीए जो कि लगभग 50% होता है, आजकल चल रहा है 58%। तो इसका 58% में अगर आपको दिखाऊं तो 12,000 इंटू 158 डिवाइडेड बाई 100, 18,000 के करीब बीपीएम को मिलती है और लगभग 14-15,000 के करीब एबीपीएम या डाक सेवक को मिलती है। इतनी एक सैलरी होती है इसमें। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 40 है। इसके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन भी होते हैं, ये कैटेगरी के हिसाब से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कितने कितने का रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है, 10th आपकी होनी चाहिए और जहाँ का आप फार्म भर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये दो ही चीज़ का है इसमें, ये दो चीज़ होनी चाहिए। और जो इसमें सिलेक्शन होता है वो आपके नंबर के बेस पे होता है। ठीक है जी। स्पेशल प्रोविजन ऑफ नॉलेज, ये कुछ लैंग्वेज बता रखे हैं कि कौन से स्टेट में क्या क्या लैंग्वेज दिखती। ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप ये प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है। अदर क्वालिफिकेशन में क्या है, अदर क्वालिफिकेशन में है आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए आपको, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ इसी जॉब के ऊपर डिपेंड होके अपना लाइफस्टाइल या अपनी आजीविका बोल लो या लिवलीहुड बोल लो या फिर क्या बोलते हैं, वो हिंदी का वर्ड होता है वो मैं भूल गया हूँ। तो ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आपको इसी के ऊपर डिपेंड होना है, आपको एक अलग से भी एक इनकम सोर्स होना चाहिए, ये है इसका मतलब। उसके लिए एक आपसे एफिडेविट भी लिया जाता है कि हमारे पास इस जॉब से आने वाली सैलरी के अलावा भी एक इस जॉब से जो सैलरी मिलेगी उसके अलावा भी एक इनकम सोर्स है जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छा रख सकते हैं, हम ना अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। फिर ये कुछ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। SC ST OBC इनको रिजर्वेशन मिलता है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेंट ये बोला गया है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट देने हैं अगर आप इसके अंदर आते हैं तो, है ना, रिजर्वेशन के अंदर। उसके बाद कोई आपको ज़्यादा खास जानकारी इसके अंदर आएगी तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक ये भी है, परमिसेबल डिसेबिलिटी फॉर। अच्छा, इनके अंदर अगर आप लोअर विजन के हैं तो 1% का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आप डेफ हैं, आपको सुनाई कम देता है तो 1% का मिलेगा। आपकी एक आर्म या एक लेग गई हुई है तो 1% का मिलेगा। कोई स्पेसिफिक और डिसेबिलिटी है तो 1% का रिजर्वेशन मिलेगा, ये बताया गया है। हाउ टू अप्लाई बताया गया है, ये साइट दी गई है, यहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। आपके जो 10th के अंदर जो मार्क्स आए होंगे उनके ऊपर आपको डिसाइड किया जाएगा, जिसका हायर मार्क्स होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उनके बाद जो लोअर कम कम नंबर वाले होंगे उनका नाम आएगा। इस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है। फिर ये कुछ बताया गया है कि अगर इतने ग्रेड हैं, ग्रेड 1 को इतना नंबर देना है, अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर में इतना नंबर देना है। इस तरीके से जब आपको फार्म में पूछा जाएगा तो इस टेबल को देख के आप उसको फिलअप कर सकते हैं। बाकी कुछ खास जानकारी इसके अंदर अभी मेरे को दिख नहीं रही है। ये है इसके अंदर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, मार्कशीट, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है जी। मेडिकल सर्टिफिकेट देना है एक आपको लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना है कि आपको ये ट्राइबल या लोकल लैंग्वेज आती है। ठीक है जी। फाइनल सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल। जब आप इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे, वहाँ वो जाके चेक करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद आपको ज्वाइन करवा देंगे। अगर आपका कोई भी वेरिफिकेशन फेल होता है तो आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से। ठीक है जी, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। ये लगभग 37 पेज की एक PDF है जिसमें मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि ये जॉब जो है निकल चुकी हैं और आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर वॉइस का कोई भी इशू आ रहा होगा तो सॉरी, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। बाकी इसके अंदर मैं जल्दी देखता हूँ कोई काम चीज़ है या नहीं है।
पर्सनल डिटेल, फी पेमेंट ऑफ फ़ी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फ़ी जो है 100 रुपये रहेगी। इज टू पेड बाय द एप्लीकेंट ऑफ ऑल पोस्ट नोटिफिकेशन नोटिफाइड इन द चॉइस ऑफ डिवीजन। 100 रुपये की फ़ीस होगी। हाउएवर फ़ी इज एग्जेम्प्टेड फॉर फीमेल एप्लीकेंट, SC ST, और इन सब के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, बाकी सब के लिए 100 रुपया लगेगा। ये सब आपको बताया गया है। ये क्या है, फिर ये कुछ फ़ोटो के बारे में बताया गया है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। ये तो आप जब वो फॉर्म भरेंगे तो साइट पे भी आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे कितने कितने MB या GB का या KB का कैसे कैसे फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फिर ये लोकल लैंग्वेज का आपको बताया गया है कि कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये PDF मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे, वहाँ से जाके आप ये सब देख सकते हैं। उसके बाद आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाती है अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिमूवल, डिसमिसल, कंपलसरी रिटायरमेंट। हियर बाय अंडरटेकर डिक्लेयर आई हैव नॉट बीन डिसमिस्ड। कि आप किसी भी पहले ये एक डिक्लेरेशन ली जाती है कि आपने कभी पहले GDS की जॉब से आप डिसमिस नहीं हुए, रिमूव नहीं हुए या कंपलसरी रिटायर नहीं हुए हैं पहले किसी से। अगर किसी भी स्टेज पे ये पाया जाता है कि आप पहले कभी डिसमिस हुए हैं, रिमूव हुए हैं, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसकी अंडरटेकिंग है और उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये SC ST का सर्टिफिकेट है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास। ओके, ये अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है। ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइडेड इकोनॉमिक वीकर क्लास। इकोनॉमिक और वीकर क्लास EWS में अगर आप आते हैं तो इस टाइप का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। एक और अंडरटेकिंग है, डिक्लेयर दैट आई एम कंप्यूटर लिटरेट। आपसे पूछा जाएगा या अंडरटेकिंग ली जाएगी रिटर्न में कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, स्मार्टफोन चलाना आता है, आप लैपटॉप चला लेते हैं, ये सब आपको आता है। ठीक है। फिर एक डिक्लेरेशन हो रहा है कि आपको बाईसाइकिल चलानी आती है और 2 व्हीलर चलाना आता है। ठीक है जी, जैसे आपको बताया था मैंने ऊपर कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था एक ज़रूरी चीज़ कि ये एक अंडरटेकिंग है। जैसे काफ़ी लोग स्ट्राइक करते हैं कि इस GDS की जॉब से जो सैलरी मिल रही है उससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट आपसे पहले ही लिखवा के लेती है कि आई हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड द TRC एंड अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट जो हमें ये सैलरी प्रोवाइड कर रही है उसके अलावा भी हमारे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, टू सपोर्ट द लिवलीहुड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि कभी सुनने में आता है कि GDS की सैलरी नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट पहले ही आपसे लिखवा के ले रही है कि इतनी सैलरी हम नहीं दे रहे हैं और आपके पास एक सेपरेट सोर्स भी है जिससे आप अच्छा खासा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तभी हम ये जॉब कर रहे हैं। तो एक पॉइंट था जो कि मैं काफ़ी पहले भी पढ़ा था, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था। उसके बाद ये कुछ कंप्यूटर नॉलेज PWD के बारे में कुछ है अंडरटेकिंग, ये कोई खास है नहीं इतनी। कंसेंट फॉर रेगुलर मार्कशीट थ्रू APS सेतु, ये है कि हम कंसेंट देते हैं कि हमारी मार्कशीट की वेरिफिकेशन कर ली जाए। कुछ केस मैंने सुने हैं कि काफ़ी बार लोग आते हैं फ्रॉड मार्कशीट के साथ, तो कृपया वैसा ना करें, आपको ही दिक्कत होनी है। बस यही था इस 37 पेज की PDF में। मैंने आपको जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा इसमें से सब आपको बता दिया है। अब आप जाइए अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही, और 2 तारीख से इसका जो है एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, जाके उसको अप्लाई कीजिए।
अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होएगा। अगर आपका सिलेक्शन होएगा तो एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिएगा और पब्लिक के साथ, डिपार्टमेंट के साथ खुद का भी थोड़ा फ़ायदा कीजिएगा। इसके अंदर सैलरी के अलावा भी और बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं, या कमीशन बोल लो आप, कमीशन मिलते हैं, जिसकी वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है, जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक BPM 5 ईयर के लिए 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करता है तो उसको लगभग 10,000 रुपये का कमीशन मिल जाता है उस पर। तो इस तरीके से बहुत अच्छा कमीशन भी इसमें मिलता है पे के अलावा। तो इतनी बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है ना। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो भी। थैंक यू गाइज।